एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम समुद्र के नीचे फोड़ना चाहता है, पृथ्वी को बचाने के लिए। लेकिन असली बात यह है जो कोई नहीं बता रहा। एंडी हैवर्ली कोई भौतिक विज्ञानी नहीं है, वह कोई जनरल भी नहीं है। वह माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाला 25 वर्षीय कोडर है। एक रात ओपेनहाइमर फिल्म देखने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया, सिर्फ कोई साधारण विचार नहीं, एक ऐसा सिद्धांत जो इतना क्रांतिकारी था कि उसे अकादमिक दुनिया ने मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वह असली है, वह प्रकाशित हो चुका है। और यह सिद्धांत कहता है कि समुद्र की गहराई में 81 गीगाटन का परमाणु बम फोड़ा जाए। अब इसकी तुलना समझिए, जार बम, इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु बम, मात्र 50 मेगाटन का था। एनडी इससे 1620 गुना बड़ा बम बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हर साल 36 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। एनडी का दावा है कि यह विस्फोट समुद्र के नीचे छिपे खनिजों को खोल देगा, जो आसमान से कार्बन को खींच लेंगे और हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 30 साल का समय मिलेगा। लेकिन जब आप समुद्र में परमाणु बम फोड़ते हैं तो क्या होता है? एनडी के पेपर में एक विशेष समुद्री क्षेत्र का वर्णन है, दूरस्थ, गहरा और भूवैज्ञानिक रूप से सिलिकेट चट्टानों से समृद्ध। उसका कहना है कि इन चट्टानों को परमाणु विस्फोट से चूर्णित करने से उनकी कार्बन पकड़ने की रासायनिक प्रक्रिया सक्रिय हो जाएगी। विज्ञान? आंशिक रूप से संभव। सिलिकेट विद्रीकरण सच में CO2 को हटाता है, लेकिन इस पैमाने पर किसी ने कभी नहीं आजमाया, क्योंकि कोई इतना पागल नहीं हुआ। जब एनडी ने अपना सिद्धांत RXIV नामक अकादमिक प्रीप्रिंट सर्वर पर अपलोड किया, इंटरनेट चुप हो गया। किसी मीडिया चैनल ने इसे नहीं उठाया, किसी सरकार ने इसे सार्वजनिक रूप से नकारा भी नहीं। यह कोई व्यंग्य नहीं है, यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह बस नजरअंदाज किया जा रहा है, या शायद गहराई से सोचा जा रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब इंसानों ने प्रकृति की मदद परमाणु बम से करने की कोशिश की। 1900 में सोवियत संघ ने परमाणु बमों से एक नहर खोदने की कोशिश की। यह प्रयास सफल हुआ, जमीन फट गई, पानी का रास्ता बना, लेकिन फिर विकिरण फैल गया, मछलियां मर गई, जंगल सूख गए, रेडिएशन पड़ोसी देशों तक पहुंच गया। इस प्रोजेक्ट को 1986 में चुपचाप बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी वह जमीन चमक रही है। अब जरा कल्पना कीजिए, यह सब समुद्र के भीतर हो, ऐसी प्रजातियों के साथ जिन्हें हमने अभी तक खोजा भी नहीं। इतने बड़े बम का विस्फोट पूरा पारिस्थितिक तंत्र उबाल सकता है, यह टेक्टोनिक प्लेटों को तोड़ सकता है, सुनामी को जन्म दे सकता है, या फिर उन मीथेन भंडारों को जगा सकता है जो CO2 से कहीं अधिक खतरनाक है। मान लेते हैं किसी तरह एनडी की योजना सफल हो जाती है, CO2 का स्तर घटता है, धरती ठंडी होती है। फिर क्या हम इसे हर 30 साल में दोहराएंगे, हर बार पिछले बम से बड़ा बम? क्या यही होगी हमारी नई जलवायु नीति? ओपेनहाइमर ने एक बार कहा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसारों का विनाशक। एनडी मानता है कि हम मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे साध सकते हैं और उसे जलवायु संकट की ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वह बम नियंत्रण में न रहा तो? अगर कोई और देश इसे कॉपी कर ले बिना विज्ञान के, या इससे भी बुरा, युद्ध के लिए इसका उपयोग करे? न्यूक्लियर जियो इंजीनियरिंग अच्छे इरादों से शुरू हो सकती है, लेकिन इतिहास बताता है इसी तरह हर तबाही की शुरुआत होती है। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक किसी समुद्री परमाणु जलवायु हस्तक्षेप पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। एनडी जो सुझाव दे रहा है उस पर कोई कानून नहीं है, और फिलहाल उसे यह शोध करने से कोई रोक भी नहीं रहा। अगर 81 गीगाटन का बम समुद्र में फूटता है तो उसका झटका पृथ्वी की पपड़ी के आर पार जाएगा। यह टेक्टोनिक सीमाओं को फाड़ सकता है, विकिरण का गुबार पूरी दुनिया में फैल जाएगा। कुछ लोगों का दावा है कि एनडी का पेपर एक धोखा है, दूसरे कहते हैं कि निजी रक्षा कंपनियों ने उससे संपर्क कर लिया है। एक अफवाह यह है, एक छोटे प्रोटोटाइप बम का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। तो भी अगर पहला बम युद्ध में न गिराया जाए, बल्कि शांति के नाम पर गिराया जाए, और सबसे डरावनी बात, यह सच में काम कर सकता है।